भगवान करे किसी माँ को ऐसा आदमी न जन्मे। सबसे नालायक औलाद है सलमान खान। हर रूप से उन्होंने दिमाग का खतना करा रखा है। चेहरा मांस जो है वो लटक गया है, जब बुलडॉग के मांस का लोथड़ा लटका होता है ना, ऐसे। भाई पॉटी करें तो बोले भाई वाह क्या पॉटी है, सोने की पॉटी। सलमान खान भी मेरे ही स्कूल का सीनियर है, काला धब्बा है मेरे स्कूल पे। अगली फिल्म से सलमान खान तू प्रोड्यूसर होगा, मेरी फीस होगी 300 करोड़। टाइगर के गले में पट्टा मैं ही डालूंगा। इसके घर में डेली तीतर, बटेर, खरगोश, बीफ, मटन सब बनता था, मैंने खाया है। सुशीला चरक था, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि बेटा मैं क्या करूं, बाप हिरन बचाता है, बेटा हिरन मारता है। क्योंकि टाइगर तो ये बना बैठा है, सुल्तान ये बना बैठा है, सिकंदर ये बना बैठा है। मेरे हिसाब से सलीम खान का लव जिहाद है। ये पिताजी पे इल्जाम लगा था, इन्होंने तो फार्म हाउस में काला हिरन जिंदा मिला। क्यों सलमान खान जैसा अपराधी 20-20 साल, 25-25 साल से बाहर खुला घूम रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं सर जी आप तो धोती खोल रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं आज लंगोटी खोलूंगा इसकी। ये सलमान खान, सलीम खान ये सिनेमा नहीं है, ये सिनेमा से हैं। आहान पांडे आ गया ना, इससे अब इनको ईर्ष्या होगी। डायरेक्टर्स का टॉर्चर का जो कल्चर है ये आमिर खान ने ही शुरू किया है कि दशहरा रावण नहीं, सलमान खान जलेगा। बॉलीवुड ठिकाना पर आपका फिर से स्वागत है। आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हैं वो वही हैं जिनकी गूंज पिछले कुछ दिनों में चलती रही, अभिनव कश्यप। अभिनव कश्यप को हमें फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि जो पिछले एपिसोड्स रिलीज हुए उसमें ऑडियंस की बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारी ट्रोलिंग भी इनकी हुई। तो हमारे व्यूअर्स के जितने भी सवाल थे, कुछ लोगों ने इन पर जो भी आरोप भी लगाए, वो सब आज हम इनसे जानेंगे। अभिनव जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना वंस अगेन। थैंक यू। जो आपने इंटरव्यू दिया सभी तरफ वो वायरल तो हो रहा है और सपोर्ट भी मिला, ट्रोलिंग भी मिली। और एक सवाल जो मेरे सामने बार बार आया, व्हाई ही इज स्पीकिंग आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल बाद क्यों? दबंग 2010 में आई थी और 15 साल बीत गए, आप कहाँ थे तब? क्यों नहीं बोले और अब क्यों बोले? ये तो आपने सवाल पूछा खुशबू जी। पहले मैंने इस इंटरव्यू देने के लिए मैं राजी क्यों हुआ ये बता देता हूँ। एक तो इतनी सारी ट्रोलिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंट ट्रोलिंग जो मेरी हुई है वो मेरी मम्मी ने की। मेरी मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि तुम्हारी तोन दिख रही है, तुम मोटे हो रहे हो, एक्सरसाइज करो, और तुम्हारी भाषा ख़राब हो रही है। उनको ये नहीं दिखा कि सलमान खान ने क्या किया। तो मैंने उनको वादा किया कि मैं अपनी हेल्थ पे काम करूँगा और आज तोन नहीं दिखेगी। देखिए कुर्ता पजामा पहन के आया हूँ और जितने भी लोगों को मेरी तोन दिख रही थी और सिर्फ और मेरी कंटेंट नहीं दिखा, उन सब के लिए जवाब है। ये नॉर्मल ड्रेस होती है, ठीक है। उस दिन मैंने थोड़ी पुरानी साइज़ की शर्ट पहन ली थी तो इसलिए दिख गई। और दूसरा, भाषा मेरी क्यों ख़राब हो रही है इसका जवाब मैं दूंगा कि चूँकि वो इंटरव्यू सलमान खान, सलीम खान, उस फैमिली के बारे में था जिनको यही भाषा समझ में आती है। और मैं अपनी प्रेरणा जो है वो प्रधानमंत्री से लेता हूँ। उन्होंने भी कई बार पाकिस्तान को ये संदेश भेजा था कि जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा उसी भाषा में समझाएंगे। तो जिन लोगों की भाषा गंदी है ना, उनको उसी भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी है। और इस भाषा का प्रयोग मैं उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ, सलीम खान और उनके 3 कुपुत्रों के बारे में। तो ये था जवाब। और मैंने अपनी मम्मी से अनुमति ले ली है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट महिला वही हैं पूरी दुनिया में और उनका ओपिनियन मैटर करता है। बाकी दुनिया जो बोलती है वो बोले। हाँ, तो अगर मम्मी देख रही हो तो देखो मैं सही हूँ ना आज। अब आपका सवाल कि 15 साल बाद क्यों? नहीं, ये गलत आरोप है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं मेरे ख्याल से सन 2013 से बोल रहा हूँ। जब से मुझे जैसे जैसे एविडेंस मिले मैं लगातार अपने फेसबुक पे, अपने पुलिस में गया, कई बार लिखा। पर पहली बार दुनिया ने सुना 2020 में जब सुशांत की मृत्यु हो गई, तब लोगों ने ध्यान दिया मेरी बात पे। और शायद इस बार ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको पहले से पता है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं 15 साल बाद क्यों, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आप कहाँ थे
ये अत्याचार तो सदियों से चला आ रहा है और फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी जानता है। क्योंकि जैसे आप मुझ पे सवाल उठाते हो सोशल मीडिया पे, मुझे भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं और मैं 30 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लगभग सभी इम्पोर्टेंट लोगों को जानता हूँ और मुझसे सीनियर भी हैं, कुछ मेरे जूनियर भी हैं। मुझे तमाम लोगों के मैसेजेस आए और फिर मुझे समझ में आया कि शायद मैं ही हूँ, पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चूहा बन के बैठा है। एक बिल्ली नहीं, ये तो टाइगर है ना, टाइगर से परेशान है और वो कह रहे हैं टाइगर के गले में पट्टा कौन डाले। तो मुझे ये फीडबैक आया, तो इसलिए मैंने कहा कि ये चलो, आपने दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया मुझे, चलते हैं। शायद मेरी तकदीर में लिखा है इस टाइगर के गले में पट्टा मैं ही डालूंगा, और पट्टा ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ डालूंगा मैं। तो एक का मैसेज आया था, कहते हैं सर जी आप तो धोती खोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं आज लंगोटी खोलूंगा इसकी। तो अब आप पूछिए जो पूछना है। सलमान खान 35 इयर्स से इंडस्ट्री में है, सुपरस्टार है, कई नए लोगों को उन्होंने चांस दिया, उनमें से आप भी एक है। सलमान खान की दबंग बनाने से पहले आपको कोई नहीं जानता था इंडस्ट्री में, और आपकी पहचान दबंग से ही बनी। उसके बावजूद क्यों आप सलमान के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, बजाय इसके कि ग्रैटिट्यूड हो, एटलीस्ट सलमान ने मेरे साथ काम किया और मेरा नाम हुआ। देखिए, सलमान 59 साल के हैं शायद इस साल। जब तक वो पैदा नहीं हुए थे उनको कोई नहीं जानता था कौन है सलमान खान। तो हर इंसान पहले पैदा होता है, फिर अपने पहले काम से पहचान बनाता है। तो ऐसा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कोई नहीं जानता था दबंग के पहले। आप टीवी इंडस्ट्री के लोगों से बात करिए, मैं नाम लेके बोलता हूँ। मैंने स्टार प्लस के साथ अपना करियर डायरेक्टर, बतौर डायरेक्टर, उसके पहले राइटर भी रहा हूँ और बहुत लोगों के लिए काम किया है। फिर स्टार प्लस में समीर नायर थे, हाँ, स्टार प्लस के हेड दीपक सहगल थे, शैलजा केजरीवाल थी। ये सब मेरे मेंटर रहे हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे सिखाया काम, और मैं काम करते आ रहा था। मैंने बड़े अवार्ड्स जीते हैं टीवी में, तो ऐसा नहीं है कि दबंग से पहले मैंने कुछ काम नहीं किया। और फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत साल पहले, शायद 98 या 99 में, संजय गुप्ता एक डायरेक्टर है, उनकी फिल्म जंग लिखी थी जिसमें संजय दत्त थे, जैकी श्रॉफ थे, आदित्य पंचोली थे और शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, ये मुख्य कलाकार थे, और भी बहुत सारे कलाकार थे। तो देखिए, पब्लिक की बातों का हमेशा कोई खास औचित्य नहीं होता, क्योंकि पब्लिक तो पर्दे पे देखती है, पर फिल्म में 300, 400, 500 लोग काम करते हैं, तो क्या सबका नाम आप कब तक नाम लेते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने मेरा करियर बनाया और वो 35 साल से इंडस्ट्री में है और सुपरस्टार हैं, तो हर वो काम जो करते हैं तो वही सच है और कुछ सच नहीं है। सलमान खान कुछ नहीं है। सलमान खान से पहले एक से एक दिग्गज कलाकार आए हैं और सबका समय रहा है, और सलमान खान का भी एक दौर रहा, उनकी भी कुछ फिल्में हिट हुई। पर मुझे ये पता है कि दबंग जब मैंने करी थी, 2010 में आई, दबंग के पहले की 16 फिल्में उठा के देख लीजिए। मतलब पार्टनर आई, पार्टनर के बाद 14 डिजास्टर फिल्में थी, और एक वांटेड ठीक ठाक चली थी, और उसके बाद वांटेड के बाद 3 डिजास्टर थी। हाँ, उसमें मैं और मिसेस खन्ना, जो इन्हीं के भाई ने बनाई थी, चमचे ने, वो उसका शायद लाइफ टाइम कलेक्शन 3 करोड़ था, और वो 50-55 करोड़ में बेची गई फिल्म थी यूटीवी में। मुझे मालूम है क्योंकि मैं रोनी स्क्रूवाला के घर गया था, जिनके बहुत बड़ा लॉस हुआ था, वो यूटीवी के मालिक थे, और वो अरबाज से एक ही सवाल पूछ रहे थे, सोहेल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, सोहेल कहाँ भाग रहा है। और हम यूटीवी के पास दबंग बेचने गए थे, उन्होंने दबंग लेने से मना कर दिया, इतना तगड़ा झटका उनको लगा था। तो ये लोग तो उल्लू बनाने का दुकान इन्होंने खोल रखी है। उसी महीने में एक और फिल्म आई थी, लंदन ड्रीम्स, जो विपुल शाह ने बनाई थी, और विपुल शाह उसके किस्से बताएंगे। फिर उसके 2-3 महीने बाद वीर आई, हाँ, जो सलमान खान ने खुद लिखी, क्रेडिट लिया, और बाद में ब्लेम डाल दिया कि अनिल शर्मा ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ख़राब कर दी फिल्म। तो सलमान खान का करियर तो डस्ट में था, सड़क पे पड़ा था, इनके पास कोई काम नहीं था जब दबंग इनको ऑफर हुई थी।
तभी तो दबंग जल्दी बन गई। पर मेरी क्या गलती है? मैं तब 34 साल का या 33 साल का लड़का था, अपनी स्क्रिप्ट लेके सबके पास जाता था कि कोई तो बना दे मेरी स्क्रिप्ट, और जिसने मदद की मैं उसके साथ आ गया। तो इनको पता था ये क्या करने वाले हैं मेरा हश्र। हाँ, इनको पता था कि ये कैसे मुझे उल्लू बना के मेरी चीज़ चुरा के अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ अच्छी थी। हाँ, सलीम खान के बेटे हैं ना, सलीम खान तो बहुत नामी स्क्रिप्ट राइटर रहे, स्क्रिप्ट की समझ है इनको। और मैंने सलीम खान को नरेशन दिया था, उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी, और उन्होंने एक भी शब्द अच्छा नहीं बोला स्क्रिप्ट के बारे में, बस बोला कि एक लाइन हटा दो। एक डायलॉग है फिल्म में, डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको बदल दो, इसको कर दो, डरते तो हम सिर्फ अपने बाप से हैं। ये अच्छी बात नहीं है। खैर, मैंने उस समय मुंडी हिला दी थी, लेकिन फिल्म में फिर भी रखा मैंने डायलॉग, हाँ, कि डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं। पर मुझे वो अब याद आता है, समझ में आता है कि वो क्यों बोला था। इनकी सोच यही है, ये अपने आप को बड़ा खलीफा चौधरी समझते हैं। और एक होता है हमारे संस्कारों में ना, उम्र में लिहाज करो, ये हमसे बहुत बड़े हैं। सलीम खान 90 साल के हो रहे हैं, तो हमेशा से बड़े थे, प्लस मेरे लिए तो सुपरस्टार थे। मैं तो सलीम जावेद की लिखी फिल्में देख देख कर लिटरली पूरी फिल्म एजुकेशन यही है। और जब लेखक बना तब मुझे था कि यार इनके जैसा काम करना है, हाँ, इनके जैसा काम करना है। और सलीम खान का एक इंटरव्यू मुझे याद आता है जिसमें इन्होंने कहा कि दूसरे की खींची लकीर को बिना छुए मिटाने का तरीका क्या है कि बड़ी लकीर खींच दो। तो शायद मैं बड़ी लकीर खींचना चाहता था। सपना देखना बुरा नहीं है, ये हर जनरेशन का औचित्य है। कभी ये कामयाब रहे, जब मेरा नंबर आया तो मैं कुछ करूं तो शायद मेरा नाम हो, फिर मेरे बाद भी आएंगे। तो ये सलमान खान, सलीम खान, ये सिनेमा नहीं है, ये सिनेमा से हैं, इनसे सिनेमा नहीं है। हाँ, इनके पहले भी था सिनेमा, एक से एक बड़े लेखक आए, एक से एक बड़े डायरेक्टर्स आए, बड़े एक्टर्स आए, इनके बाद भी आएंगे। अभी आहान पांडे आ गया ना, ये अच्छा है, देखो इससे अब इनको ईर्ष्या होगी। ये कैसे, ये तो 27-28 साल का लड़का है, और ये हो गए सलमान बुढ़ऊ 60 साल के। अब कैसे इनसे कैसे compete करोगे? तो ये लोग, इनकी जो इनसिक्योरिटी होती है ना, ये आहान जैसे बच्चों को ऊपर नहीं आने देना है। ये जब तक थोड़े से पांव जमा पाए, इनको काट दो, खत्म कर दो। और इस तरह से हजारों लोगों का इन्होंने करियर खत्म किया है। हाँ, मेरा कर नहीं पाए क्योंकि मुझे काम आता नहीं, मैं तो काम देता हूँ, मैं तो लेखक हूँ, जननी हूँ काम का। हाँ, मेरे आइडिया पे ये लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो इनका पेड़ काटना बहुत जरूरी है। सलमान की आपने फ्लॉप दौर की बात की, जब आपने दबंग की तब सलमान का फ्लॉप दौर चल रहा था, लेकिन आज की डेट में सलमान इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी 100 करोड़ का बिजनेस करती है, सालों लग जाते हैं। मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, आप ये बार बार बोल रही हैं कि सलमान इतने बड़े सुपरस्टार हैं। ये कौन तय करेगा कौन सुपरस्टार है? भाई, सुपरस्टार होता क्या है? मुझे तो स्टार पता है, वो तो आकाश में होता है। हाँ, मुझे ये पता है टाइगर जंगलों में होता है। अगर ये सब कुछ सलमान खान है, तो जो आसमान में चमक रहा है वो क्या है? वो सलमान खान है? या जंगलों में जो घूम रहा है वो सलमान खान है? क्योंकि टाइगर तो ये बना बैठा है, सुल्तान ये बना बैठा है, सिकंदर ये बना बैठा है। तो ये कौन तय करे? ये सब मीडिया की शब्दावली, चोंचले। सुपरस्टार आज तक देखा है कोई सुपरस्टार जिसे खुद को सुपरस्टार बोलता हो? अरे हम्बल रहो। तभी तो मैं कहता हूँ इतना घमंड करो कि हिरन ना। वैसे मेरे पास एक वीडियो आया, एक सबूत है, एक किसी का बयान आया है, इंस्टाग्राम पे मिला, जो कह रहा है उसने अपनी आंखों से देखा काले हिरन की शिकार करने। मैंने वो आपको वीडियो भेजता हूँ, आप प्लीज़ उसको दिखाइए, दुनिया को पता चलना चाहिए। इसका केस वापस खुलना चाहिए, जेल में होना चाहिए, जोधपुर जेल में। और फिर मैं चाहता हूँ इसकी मुलाकात वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई के साथ हो। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई को भी जोधपुर जेल डालें और उसमें सलमान को डालें, तो वो हिसाब लेगा अपने समाज का। सलमान पर कई बार उंगलियां उठी है, और जितनी बार उंगलियां उठी है वो उभर कर और बड़े स्टार बनकर आए हैं। आज आप सलमान को लेकर इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं। एक तबका है जिसकी सिंपैथी सलमान खान के साथ है, और सलमान की नेक्स्ट फिल्म जो आएगी वो उसे इसीलिए हिट भी कर पाएगी।
सलमान खान चलते रहेंगे, उन्हें इंडस्ट्री में याद किया जाएगा, लेकिन फिर आप अपने आप को, अपनी इमेज को क्यों डैमेज कर रहे हैं इस वजह से? तो ये अटकलें ना कोई भी लगा सकता है। हर चीज़ का अंत होता है, हर बुरी चीज़ का तो अंत जल्दी होता है। तो एक बार सलमान खान, ये कोई इंसान नहीं, फिनोमिनन, ये मीडिया के थ्रू बना है। यही मीडिया इसको धोबी घाट पे पटका दे दे कि इसका जो लेगेसी बनाई है ना, झूठी लेगेसी, ये मिटा देंगे। ये खतरा, पहले सलमान को तो आने दीजिए ठिकाने इसके होश, उसके बाद आपको तो इनकी लेगेसी का बताते हैं। देखिएगा आप, मैं वादा करता हूँ आने वाले सालों में सलमान खान का हर डायरेक्टर, हर फिल्म मेकर बाहर आएगा और वो कहानियाँ बताएगा कि इसने कितना सताया था उनको। वो तो भाई, हमारे समाज में हम कुछ रोज़ रोज़ झगड़ा करके, कलेश करके जीना नहीं चाहते हम। मैं एक लेखक हूँ, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, निर्देशक हूँ। मैं चुपचाप अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये आके परेशान करते रहते हैं। हाँ, इनको अटेंशन की बीमारी है, तो अब हम देंगे, अब दुनिया देगी इनको अटेंशन। अब क्यों घबरा रहे हैं, और ये क्यों अपने चमचों से, चेलों से, पेड पीआर से, इनके, मुझे पता है कि इनके जो ट्रोलिंग एजेंसीज हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बेस्ड है। ये दूसरे देशों से मेरी ट्रोलिंग कराते हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान कर रहा है। अब मैं क्या करूं, अगर फिल्म इंडस्ट्री की त्रिमूर्ति जो कहते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और एक वो नवाब साहब हैं, ये सारे मुसलमान हैं, तो मैं क्या करूं? आप इसकी बात क्यों नहीं करते? फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक अच्छे मुसलमान कलाकार हैं। जावेद अख्तर, जावेद साहब बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं। कबीर खान हैं, इम्तियाज अली हैं, प्रोड्यूसर में एक अंजुम रिजवी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। इनकी कोई बात ही नहीं करता मीडिया, इनकी कोई बात ही नहीं करता। सो ये सब मीडिया का भौकाल है, और सबसे पहले मीडिया को गिराना चाहिए। मीडिया में ये सब गंद शुरू किया है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने, TOI, जिसको मैं टॉयलेट पेपर बोलता हूं, जिन्होंने फ्रंट पेज बेच दिया, फुल पेज एडवर्टीजमेंट। ये मीडिया नेट क्या है? हाँ, कि आप हमको पैसे दो और जो चाहे छपवाओ। तो बॉम्बे टाइम्स में मतलब हीरो क्या खा रहा है, हीरो क्या हग रहा है, हीरो कहाँ जा रहा है, उसको जुकाम हो गया, किसको इंटरेस्ट है ये सब जानने में? समाज में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये सब जिम्मेदारी होती थी अखबारों की, पर इन्होंने बेच डाला पूरा पैसे के लिए। तो ये विनीत जैन जैसे लोगों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये मिस इंडिया और ये सब करा के कंपटीशन, तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? और ये जो लड़कियां आती हैं मिस इंडिया जैसे कंपटीशन में, ये इनका क्या होता है उसके बाद? 2-3 लड़कियां जो काबिल होती हैं, विनर होती हैं, जिनका नाम बनता है, ये तो फिल्म इंडस्ट्री अब्जॉर्ब कर लेती है, ये एक्ट्रेसेस बन जाती हैं, कुछ मतलब चलती हैं, कुछ नहीं चलती। पर बाकियों का क्या होता है? वो कहाँ भेज दी जाती हैं? ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसमें तमाम किस्म के पूंजीपति, ये अखबार वाले, मीडिया चैनल वाले, फिल्म स्टार्स, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड बोलता हूँ मैं इनको, ये पूरा कार्टेल है, जिसको मैंने नाम दिया था बॉलीवुड कार्टेल। इसमें नेता भी शामिल हैं अलग अलग पार्टियों के। भाई जो बोलता है उसको गिरा दो। जब सुशांत सिंह राजपूत मरा, तब कंगना ने सामने से बोला, उस बेचारी का घर तोड़ दिया। हाँ, और एक अखबार ने लिखा था, उखाड़ लिया। हाँ, उखाड़। तो क्या दिखा रहे हो? मैंने आज ही कहीं कोट पढ़ा था कि अमीरों की जायदाद इज इक्वल टू गरीबों का परिश्रम। तो जो कमज़ोर है, जो गरीब है, उसको दबाने का ये सब तरीका है, अमीरों के चोचले। अरे मैं देखना चाहता हूँ कि सलमान खान अपनी जायदाद कैश निकाल के बैंक से नोट खा के दिखाए। खाता तो वो भी वही है, 2 रोटी नहीं। ये लोग तो खैर बहुत सारे जानवर खा जाते हैं। अभी सलीम खान ने बोला भी था कि हमारे घर में कोई बीफ नहीं खाया, झूठ बोलता है। इसके घर में डेली तीतर, बटेर, खरगोश, बीफ, मटन सब बनता था, मैंने खाया है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैंने खाया है। तो अब सफाई देने की क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं आपने कभी बीफ नहीं खाया? भाई एक समय था जब बीफ इस देश में
बिकता था और जो नॉन वेजिटेरियंस है खाते थे। इसमें दिक्कत क्या है एडमिट करने में? अब नहीं बिकता, अगर सरकार ने एक बैन कर दिया क्योंकि बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है गाय से, तो बीफ के बिना रह नहीं सकते क्या? हाँ, और फिर हिरन का शिकार करते हैं, ये हिरन भी खाते होंगे। इनके पिताजी पे इल्ज़ाम लगा था, इन्होंने तो फार्म हाउस में काला हिरन जिंदा मिला। हाँ, एक बार मुझे सुशीला चरक जी ने, सलमा खान जी ने, मैं आई रिफ्यूज़ टू कॉल हर सलमा खान, मुझे मेरे हिसाब से सलीम खान का लफ्ज़ याद है। उनका नाम, ओरिजिनल नाम जो माँ बाप ने दिया था वो सुशीला चरक था, और बहुत ही सुलझी हुई, बहुत अच्छी लेडी है। बड़ी लाचारी में उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि बेटा मैं क्या करूं, हाँ, बाप हिरन बचाता है, बेटा हिरन मारता है, मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। बहुत ये ना पेचीदा फंस गया है इसमें। इन्हीं के घर की औरतें सब जानती हैं, और सब बहुत अच्छी सुलझी हुई औरतें हैं। मतलब अलवीरा मेरी फिल्म का हिस्सा भी थी। अलवीरा बहुत अच्छी लेडी है, अपना काम करती है, और लोग इस लिहाज में 15-15 साल नहीं आते कि छोड़ो यार, इनका परिवार भी तो है। और ये वही है पत्थरबाज ना, अभी शाहीन बाग में हुआ था, आपने देखा ना, अपनी बूढ़ी दादियों को आगे कर दिया था, बच्चों को आगे कर देते हैं, उनके पीछे छुप जाते हैं, सारे गलत काम ये करते हैं, और फिर जाके अपनी औरतों के पीछे छुप जाएंगे। तो ये सब कनेक्टेड है। मतलब मैं कहाँ जाऊँ इस पर, मैं ना 30-40 घंटे बोल सकता हूँ, शायद तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आके बोल दूंगा। आपने जैसे बोला कि 2020 में आपने जब फेसबुक पे बोला तो लोगों ने आपकी बात सुनी, लेकिन उसके बाद आप वापस दब गए थे। क्या कोई धमकी आई थी? क्या रीजन था कि आप वापस गायब हो गए? चुप मैं इसलिए हो गया था, देखिए सुशांत की डेथ के कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था मेरे साथ, और सोनी लिव एक चैनल है, OTT प्लेटफॉर्म, वो रीलॉन्च होने वाला था, और उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम एक शो था दलदल करके, जो मुझे कमीशन हुआ था, और कमिश्निंग के लिए सोनी लिव का हेड था एक, वो भी एक जिहादी मुल्ला है, दानिश खान, सलमान का बड़ा अच्छा यार है, उसने किया था, वो सोनी का हेड था तब। और सारा मेहनत करने के बाद, लिख लेने के बाद जब वो हुई, तो मैंने उससे चंद सवाल पूछे, मेरे साथ गलत हो रहा था, उसने भरी मीटिंग में मेरा शो बंद कर दिया, बोला तुम्हारे साथ काम नहीं करना, कोई कारण नहीं दिया, कुछ नहीं। हालांकि सोनी के 50-55 लाख रुपए खर्च हो चुके थे तब तक, हमें पैसे मिले हैं, पर हमारी मेहनत का क्या, वो शो बिना कारण बंद कर दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। तो मैंने उसकी तहकीकात की, और तहकीकात की तो पता चला वो और सलमान बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसी ने सलमान को प्रोड्यूसर बनाया है, ये कपिल शर्मा शो वगैरह अलॉट किया है। सलमान के पास प्रोड्यूसर बनने के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? ये जब देखो कपिल शर्मा शो में आ जाता है अपने फुअड़ भाइयों को लेके, और अपने है ना गलीच पिताजी को लेके। तो ये सब ना वाइट वॉश करने के तरीके हैं, और जहाँ पावर है वहाँ से, और ये सब आपस में मिले जुले हैं, ये सब आपस में, इनकी भी जांच होनी चाहिए, दानिश खान की भी जांच होनी चाहिए। एक तो उस समय स्टूडियो, जी स्टूडियो में चौकड़ी मार के बैठा था शारिक पटेल, हाँ, अभी तो उसको निकाल दिया है काम से, पर कहीं ना कहीं तो इन लोगों को दोबारा काम पांव जमाने की मौका नहीं मिलना चाहिए। ये पूरा कार्टेल है, इसी को मैं कहता हूँ जिहादी इकोसिस्टम है ये पूरा जिहादी इकोसिस्टम, और इसके सरगना है सलीम खान और सलमान के नाम पे चलाते हैं। तो आपका मतलब जो शो बंद कराया था वो सलमान ने इन्फ्लुएंस करके करवाया था? 100%। वो तो जांच का विषय है, वो सोनी करेगा, इंटरनल जांच करे भाई, सोनी के पैसे क्या हैं, उनको करना चाहिए। दे शुड नो हु दे आर हायरिंग, हु दे शुड नो किसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है। मैनेजमेंट से किसी ने सवाल नहीं उठाया कि क्यों बंद किया गया? मैनेजमेंट में कौन सवाल उठाएगा जब सोनी का हेड, क्रिएटिव हेड ही दानिश खान था। जब सबसे ऊपर का आदमी ही गंदा हो तो आप क्या कर लोगे? हाँ, मुझे धमकियां जरूर आई थी, वाया 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 मुझ तक पहुंचाई गई बात कि ये दानिश खान बड़ा स्टॉलवर्ट है, विजनरी है, ये तेरा करियर बर्बाद कर देगा, उसी टाइप की। तो मैंने भी मैसेज भेज दिया, वाया 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 वाया, मैंने कहा उसको बता देना जिसने भी बोला है
कि तेरे जैसे 36 देखे, हाँ, आए और गए मेरी लाइफ से। मैं मोहताज नहीं हूँ इन लोगों के काम के लिए। मेरे को सब आता है, मेरे को अपना काम सब आता है। कुछ नहीं, किसी के घर में बर्तन मांज लूँगा, पर जिल्लत सह के काम नहीं करूँगा मैं। तो ये मेरी जिद है कि मैंने 12 साल से काम नहीं किया है। इंडस्ट्री का एक भी आदमी ले आइए जो कहे मैं हमारे पास आया था काम मांगने। मेरी जिद है, ऐसी जिल्लत का काम करना नहीं है। और मेरी समस्या है कि मैं सोचता हूँ इस देश में कुछ हो क्यों नहीं रहा गलत लोगों के हिसाब से के खिलाफ। तो मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछता हूँ, मोदी जी क्या हमारी ज़रूरत है इस देश में? अगर आप कुछ करोगे तो करो, और नहीं करोगे तो बता दो हमको, हम भी किसी दूसरे देश में नौकरी ढूंढ लेंगे। और कोई कुछ करता क्यों नहीं? सिस्टम के पास जाओ, न्याय नहीं मिलता, किसी भी न्यायालय से न्याय नहीं मिलता। हाँ, आदेश मिलता है या तारीख मिलती है, तो तारीख और आदेश के बीच में घूम रहे हैं हम लोग। न्यायालय से न्याय नहीं मिलता इस देश में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर BR गवाई, कृपया अपना सिस्टम साफ करें। हाँ, आप ऊपर वाले लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को तो थोड़ा बहुत ना कैमरा देखता है तो मोदी जी कंट्रोल करके रखते हैं, पर निचले अदालतों का क्या हिसाब? क्यों सलमान खान जैसा अपराधी 20-20 साल, 25-25 साल से बाहर खुला घूम रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है? तो मेरी सारी उम्मीद ना बच्चों से है, जेनजी से है। नेपाल में जो हुआ उससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमको। हाँ, और आपको आपके जीवन में, आपकी कंपनी में, आपके कॉरपोरेट में, बॉलीवुड में अगर किसी के ने बदतमीजी करी, घमंड दिखा, तो मैं कहता हूँ वो घमंड तोड़ेंगे, उनका घमंड नहीं तोड़ना है, उनकी हड्डियां तोड़ो। और खुले में बोल रहा हूँ, और मुझे जेल भेजना है भेज दीजिए, मैं जाने को तैयार हूं। गायब क्या हुआ? मैं अभी कहां से आया? मैं प्रकट हुआ हूं क्या? मैं मिस्टर इंडिया हूं कि अदृश्य हूं? नहीं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम क्या होता है? जब मैंने वो लिखा था, तो सॉरी मैं भूल गया आधी कहानी। तो दाने मेरा शो बंद हो गया था, हाँ शायद 7 जून ही फेसबुक पे अनाउंस कर दिया था कि सलमान अब छोड़ूंगा नहीं, हाँ तेरी कह के लूंगा, ठीक है। 8 जून को दिशा सालियान की मौत हो गई। मैं दिशा सालियान को निजी रूप से नहीं जानता था, पर उस समय ये सब बातें इंडस्ट्री में हम लोग आपस में फ़ोन में बात करते हैं कि वो सुशांत के साथ कनेक्टेड थी, ये है कोई टैलेंट मैनेजर थी, कंपनी में काम करती थी। हाँ, वो बंटी सजदे जो सोहेल का साला था उसकी कंपनी में काम करती थी, ठीक। तो मैं अपनी बात कहता गया और 14 तारीख को सुशांत की भी खबर आ गई। और बोला किसने? अनाउंसमेंट आया हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, और हमें बाद में पता चल रहा है कि वो उसकी बॉडी हटी भी नहीं है अभी घर से, और गृह मंत्री को पता चल गया। इतना इंपॉर्टेंट आदमी था सुशांत सिंह राजपूत, तो जाहिर सी बात है फिर जांच भी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। तो और फिर तमाम रूमर्स सर्कुलेट होने लगे, और बहुत सारे रूमर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में पास ऑन होने लगे। मेरे पास भी बहुत बातें आई, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ी। तो मुझे लगा सुशांत के साथ भी वही हुआ था जो मेरे साथ हुआ। तो उस सुर में मैंने वो लिखा था, और उसके बाद भयानक बवाल शुरू हो गया। कंगना रनावत ने उसी दिन एक इंटरव्यू दे दिया अर्नब को, तो कंगना के पीछे पड़ गए। तो मेरे भी मित्र हैं दिल्ली में, राजनीति में, उन्होंने कहा कि भाई तुम देखो बम्बई में हो, कंगना मनाली में है, तो तुम चुप रहो, तुम पीछे हट जाओ, हम यहाँ से संभालते हैं। उन लोगों ने टेक ओवर किया। मैं कंगना से लगातार संपर्क में था। मैंने कंगना को मैसेज किए कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कर रही हो तुम बहुत बहादुर हो, और ईश्वर तुम्हारे साथ है। आज मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि कंगना हमारे देश की एक सांसद है, माननीय हो गई है वो, और ये लोग छपरी लोग सड़क पे आ चुके हैं। हाँ, अब कहाँ हैं उद्धव ठाकरे? मैं तो कहता हूँ ये कंगना के उसी श्राप का कमाल है, जो उसने कहा था कि एक दिन तेरा घमंड टूटेगा, वो दिन आ गया। पर कुछ भी अच्छा होने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो लगातार महाराष्ट्र में हूँ, बम्बई में हूँ, और अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। कोविड में मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ, मैंने खाना बनाना सीख लिया, तो अब आजकल मेरे को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, जब मुझे हेल्प अवेलेबल होती है हाउस हेल्प की,
तब झाड़ू पोछा हो जाता है, वरना मैं वो भी कर लेता हूँ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरी माताजी ने बचपन से मुझे ट्रेन करके रखा है, मैं अपने सारे काम खुद कर लेता हूँ और बहुत सक्षम हूँ। अकेला जीना पड़े जी लूंगा, पर जिल्लत सह के इन खानों की बस्ती में काम नहीं करूँगा। काम होगा तो मेरी शर्तों पे होगा, इज्जत से होगा। मैं सबको इज्जत देता हूँ और तभी तक सहता हूँ लोगों को जब तक मुझे इज्जत मिले, और अगर बेइज्जती करेंगे तो मार खाएंगे। हम मुझसे नहीं खाएंगे तो पब्लिक मारेगी जूते, देख लो। और सलमान खान बड़ा स्टार बोल रही हैं आप, तो सलमान खान कैसे स्टार हुआ? अगर पब्लिक उसको जूते मार रही है और मेरे सपोर्ट में खड़ी हो रही है, तो देखिए कौन बड़ा सुपर। अगली फिल्म से सलमान खान तू प्रोड्यूसर होगा, मेरी फीस होगी 300 करोड़, समझा? अब बोल। नहीं देखो, डर सबको लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, पर जिनका नाम मैं ले रहा हूं उनको भी तो लगता है डर। हाँ, मरने से कौन नहीं डरता भाई? पर डर के आगे जीत है, इसी यही तो बोलते हैं। और दबंग मतलब मैंने जब दबंग रिलीज हुई थी तो उसका इंग्लिश अनुवाद लिखा था फियरलेस। फियरलेस का मतलब ये नहीं है कि मेरे में फियर नहीं है, फियरलेस का मतलब फियर कम, फियरलेस। तो मैं तो सत्य के साथ हूं, मैं तो शिव का अनुयायी हूं, हाँ, बनारस का रहने वाला हूं। मैं मानता हूं मेरे ऊपर महादेव की कृपा है और सच बोल रहा हूं, अपना सच बोल रहा हूं। मुझे कौन रोक सकता है मेरे ही देश में? थ्रेट्स मिलेंगे, जान का खतरा हो थ्रेट्स सकता तो कहते हैं ना, जो बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या बोलते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। आपको जो समझना है समझ लो, इतना मतलब ज्ञान हमारे पहले से। तो थ्रेट से क्या डरना, आने दो थ्रेट्स। और जब मैं डरा था, पहले तो आए थे मेरे पास लिखित थ्रेट्स, फोन कॉल्स, तो पुलिस के पास गया था इस उम्मीद में। छोटा था उम्र में, समझ नहीं थी, इस उम्मीद में कि पुलिस मेरी मदद करेगी। पुलिस ने तो किया नहीं जब उनको करना था। जब मतलब न्यायपालिका, पुलिस, पॉलिटिशियंस, इन सबको जानता हूँ और कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे 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 शायद भगवान प्रभु की लीला है, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तुम अकेले ही काफ़ी हो इन सब के लिए। हाँ, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो अब मैं लड़ रहा हूँ, और ये तो हमारे शास्त्रों की नॉलेज में लिखा गया है। भगवद गीता पढ़ लीजिए, उसमें कहा गया है कि भगवान आपकी वही परीक्षा बार बार लेते रहेंगे जब तक आप सबक नहीं ले लेते। तो शायद यही सबक सिखा रहे थे भगवान मुझे कि कोई मदद नहीं करेगा, अपनी मदद कर। मैंने कब ली शिवसेना से टक्कर? आपने अभी नाम लिया। मैंने नाम लिया। कंगना रनावत पॉलिटिशियन है, कंगना रनावत ने उनका नाम लेके उनको श्राप दिया था, तो वो पॉलिटिकल लोग हैं। मेरा क्या झगड़ा है उद्धव ठाकरे से? मैंने तो कभी दूर से भी देखा भी नहीं किसी रैली में। तो ना, आप, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। ये एक इकोसिस्टम है। मेरा उद्धव ठाकरे शिवसेना से कोई टक्कर नहीं है। वो पॉलिटिशियन है, मैं एक्टर हूँ। अब उद्धव ठाकरे को अगर एक्टिंग करनी होगी तब वो फिर ना ऑडिशन देना पड़ेगा उनको, और ढंग से देना पड़ेगा, तभी कुछ मिल सकता है अगर अच्छा करेंगे तो। वरना फिर मैं भी काम नहीं दूंगा, हो सकता है तब। लेकिन अभी तो वो पॉलिटिशियन है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, मतलब बतौर वोटर सिटीजन में रुचि रखता हूँ, पढ़ता हूँ अखबार और समाचार देखता हूँ, पर मैं नेता वेता नहीं बनना चाहता। कंगना का इन्होंने घर तोड़ा, कंगना को मिल गया सांसद का टिकट और वो जीत भी गई। मेरी अच्छी दोस्त है, कल को कोई मुझे यहाँ परेशान करेगा मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। देखिए, मेरे वो ऐश्वर्य ठाकरे एक एक्टर है, प्रोफेशनल एक्टर है, सब अलग अलग बातें हो रही हैं। उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ, आपने उनके बारे में पूछा, मेरा शिवसेना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। और ऐश्वर्य ठाकरे एक एक्टर है,
बतौर कलाकार वो नया कलाकार है, आया है, अगर उसमें मेरिट होगी तो जनता उसे स्टार बनाएगी। अनुराग कश्यप ने कुछ देखा होगा तभी उसको मौका दिया है, ये कह सकते हैं। स्टार बनाना मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है खुशबू जी, ये मीडिया के हाथ में नहीं है। स्टार जनता बनाती है। जनता किसको अपना प्यार देगी ये जनता तय करती है। यही तो है डेमोक्रेसी की खूबसूरती। मतलब इतनी बुराई, इतनी गाली खा खा के नरेंद्र मोदी बार बार आ जाते हैं प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात है कुछ कोई लोग हैं इनके जो शायद बोलते नहीं, सामने नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन प्रशंसक हैं इनके और इनसे प्यार करते हैं, तभी तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आज तो पूरी दुनिया इनको मानती है और सब हम तो देखते हैं। पप्पू तो चिल्लाता रहता है कि मोदी चोर है, ये चौकीदार चोर है, ये है वो है, कुछ नहीं होता उससे। सलमान खान की तकदीर में लिखा है, अब ये हमारे ही तलवे चाटेगा मेरे ख्याल से। इट हैज़ टू डू समथिंग विद द, जो इंटरव्यू मैंने अखबार को दिया था जिसमें उसको गुंडा बोला था, तो अब जनता इससे सवाल पूछ रही है, तो अब ये दिखा रहा है कि ये बड़ा प्रशंसक है हमारा। तो सलमान, वही अनुराग कश्यप जिसको तेरे नाम से मैं परेशान किया था, अनुराग कश्यप ने वो तेरे नाम छोड़ी थी, इन्होंने निकाला नहीं था, तो अब उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो तो करेंगे करेंगे, अभी देखो, अभी ये घुटने पे आएंगे, अभी भीख भी मांगेंगे। अभी आपको एक बताता हूँ, मुझे एक मैसेज आया कहीं से, किसी नंबर से, कि बुर्ज खलीफा में एक 50वें फ्लोर के ऊपर फ्लैट है और 123वें माले पे क्लब हाउस, और उसके डिटेल्स जानकारी क्या कहते हैं, प्राइसिंग के लिए संपर्क करें। और जिस नंबर से आया उसी नंबर का ऐड है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, प्लीज़ ये लगाइएगा। तो मैं तो दुबई एक ही बार गया हूँ दबंग के टाइम पे, जब वो एक गाना शूट हुआ था, और मुझे दुबई की खास पसंद भी नहीं है, उसमें कुछ करने को है नहीं दुबई में, शॉपिंग के अलावा, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मुझे तो बम्बई में इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके कभी कहीं से ऐड नहीं आते, तो ये बुर्ज खलीफा में मुझे क्यों फ्लैट दे रहे हैं? हाँ, कौन मुझे बुर्ज खलीफा में फ्लैट बेचना चाहता है? तो ये मुझे पता है, ये अब ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को कि कोई तो सौदा करा दे। हाँ, अभिनव को चुप कराने के लिए कोई तो, उसको क्या चाहिए, उसको हम बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीद के दे देंगे। अब हो ना हो पूरे तार जोड़ेंगे, ये इन्होंने ही भेजे हैं। और इसी कड़ी में एक है अनुराग कश्यप, कि ये तो भाई है, भाई समझाएगा तो शायद छोटा भाई मान जाए, तो इसलिए भाई साहब की फिल्म की तारीफ, उनकी चमचागिरी, ये चमचागिरी चापलूसी करके ही तो लोग ऊपर आते हैं। ये लोग जिनके पास टैलेंट नहीं होता। और एक इंटरव्यू में, मैं क्या, मेरे इंडस्ट्री में आने से बहुत पहले एक अमजद खान का इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उनसे पूछा गया था कि आप शोले से शुरुआत हुई आपकी और इतनी धांसू शुरुआत हुई, आप टॉप फिल्म, फिर भी आपने सलीम खान के साथ दोबारा काम क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि इनकी चुगली और चापलूसी की आदत की वजह से, ये लोगों को जो इनकी ना सुने, ये ना उनके कान भरते हैं और दुनिया भर को ज्ञान देते हैं कि कान के कच्चे मत हो। तो ये तो अमजद खान साहब कब बोल गए? अमजद खान साहब को गुजरे कितना ज़माना हो गया। ये इनकी खानदानी परंपरा है, बाप चुगलखोर, तीनों बेटे चुगलखोर, और ये सब कान में एक दूसरे के कान भरते हैं, और इनको लगता है पूरी दुनिया कान की कच्ची है, ये जो बोलेंगे दुनिया उसको सच मान लेगी। ऐसा नहीं है, सुनते सब हैं, क्योंकि कोई कलेश नहीं चाहता, मानता कोई नहीं है। मतलब इनके घर में दिमाग होता, सबसे स्मार्ट तो शेरा है, हाँ, उसका नाम है गुरमीत सिंह जॉली, ऐसा कुछ नाम है। इतना स्मार्ट आदमी है कि भाई की तारीफ कर करके 1 पता नहीं छपता रहता है कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया सालाना उसकी सैलरी है। अगर इतने पैसे उसको मिल रहे हैं चौकीदारी के, तो मेरे ख्याल से दुनिया में इससे स्मार्ट चौकीदार तो हो नहीं सकता। और उसकी क्या गलती हो, तो अपनी जेबें भर रहा है, बस उसको यही करना है कि कुछ भी भाई बोलें तो बोलो भाई वाह क्या है, भाई पॉटी करें तो बोलो भाई वाह क्या पॉटी है, सोने की पॉटी। हाँ, तारीफ करो, चमचागिरी करो, और भाई अगर डर रहे हो तो बोले भाई मैं जान लगा दूंगा। 100% है, अगर कोई गोली वोली चली ना सलमान पे, सबसे पहले शेरा भागेगा। और इसे कहते हैं स्मार्ट बिजनेसमैन, एंटरप्राइज, वो एंटरप्रेन्योर है।
और उसने 700-800 चौकीदारों की फौज भी खोल रखी है, वो टाइगर सिक्योरिटी या पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी है। उसने ही नहीं, सलमान खान के मेकअप मैन ने, वो राजू नाम है, उनकी भी एक सिक्योरिटी एजेंसी है। ये लोग भाड़े पे सिक्योरिटी गार्ड्स देते हैं। सबने सारे चमचे ना अपना अपना एम्पायर फैला रहे हैं और सलमान खान मस्त हैं। कहते हैं ना चाय से ज़्यादा केटली गरम, तो सलमान खान चाय है। इनका जो इकोसिस्टम है चारों तरफ, उनके नेटवर्क आप चेक करो तो देखो। तो मैं कहता हूँ सलमान ने कोई गलत काम किया तो डायरेक्टली थोड़ी करता है सारे गलत काम। ये काला हिरन मारना और गाड़ी चढ़ा देना, जिसके इल्ज़ाम डायरेक्टली इस पे लगे हैं, वो शायद इसने डायरेक्टली किए। मेरे साथ बदतमीजी डायरेक्टली की। पर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सलमान खान करवाता है अपने लोगों से। यही सब गलत काम, दूसरे लोगों को हैरास करना, परेशान करवाना। हैरास करने सलमान खान थोड़ी आता है मेरे घर, या पता नहीं फ़ोन करता है नहीं करता है या करवाता है। धमकियां दिलवाना करवाता तो यही है, और जो पकड़ा जाता है उसको बचाता भी यही है। वो पिछली बार हमने अशोक सिंह वाला किस्सा बताया था, तो पक्का अशोक सिंह को कुछ ऑफर दिया होगा कि हम देख लेंगे, तू चले जा मेरी जगह जेल, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। तो ये सब होता है। ये ना कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको सब सच पता है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं मैं भड़का रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो जाओ यार केस करो मेरे पे, मुझे ना जेल जाना है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ नहीं गया, हर प्रोड्यूसर के पास गया, जिससे मिल सकता था सबसे मिला। मुझे तो अपनी फिल्म बनाने में इंटरेस्ट है ना। और ये केस में कोई निष्कर्ष कहाँ निकला? अगर निष्कर्ष निकला होता किसी भी आपराधिक केस में तो सलमान खान जेल में होता, तो मैं उसके पास थोड़ी जाता। बट द फैक्ट इज सलमान खान बाहर घूम रहा था, तो मैं तो हर जगह ट्राई करूँगा। मुझे तो जीना है, खाना है। मैं तो बम्बई फिल्म बनाने आया था, हाँ, राइटर बनने आया था। मैं तो अपने सपने पूरे करूँगा ना, मेरा उनके कुकर्मों से क्या लेना देना। मैं तो अपने सेट पे जाता हूँ, वो आते हैं सेट पे, उनको एक्टिंग करनी चाहिए, मेरे निर्देशन पे काम करना चाहिए और घर जाना चाहिए अपने अपने। पर मेरे निर्देशन में वो आते नहीं, तो सेट पे हम लोग को टाइम बहुत मिल जाता है। हम पूछना शुरू करते हैं, भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ होना चाहिए, वहाँ यहाँ क्यों नहीं है। तब ये किससे बाहर आते हैं कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहते हैं। तो देखिए, मैं ना हर चीज़, जैसे मीडिया में मैं कीचड़ उछालने में बिलीव नहीं करता। मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको जो मेरे साथ हुई हैं, तो उनका तो मैं गवाह हूँ। और आजकल बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं पता करने कोई झूठ कौन बोल रहा है। मेरे सवालों का जवाब सलमान खान दे दे। बाकी इन पे इल्ज़ाम तो बहुत लगते हैं, और जिन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए हैं, जिनका जिनका गलत किया है, मैं वेट करूँगा कि वो लोग भी आएँ। शायद उन लोगों में हिम्मत नहीं है। लोग कहते हैं छोड़ो जाने दो, जो बीत गई बात गई, आगे बढ़ते हैं। वो सब सलमान से दूर हट जाते हैं। पर मैं दूर हट के भी कहाँ जाऊँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। और आज फिल्म इंडस्ट्री की हालत तो हो गई है, लॉक जैम हो गया, कोई काम ही नहीं हो रहा, अच्छा हो ही नहीं पा रहा। और उसकी वजह, मुख्य वजह यही है कि ये जिहादी इकोसिस्टम ना चौकड़ी मार के बैठा है, और ये सारे के सारे जरायमवादी हैं। ये गलत कामों से पैसे बनाना चाहते हैं, और इनके लिए सिर्फ मैटर करता है, ये अल्लाह के आगे नहीं झुकते, ये नोट के आगे झुकते हैं। तो आपने देखा होगा सलमान खान आजकल मोटा भाई के फंक्शंस में बहुत दिखाई देते हैं, अनंत अंबानी के साथ खड़े रहते हैं उनकी पूजा पाठ के कार्यक्रमों में। तो क्या ये अनंत अंबानी के बहुत अच्छे दोस्त हैं? अनंत तो शायद 29-30 साल का है, ये 60 साल के हैं। तो ऐसा क्या है, ये दोस्ती कब हुई, क्यों ये तलवे चाट रहे हैं अनंत अंबानी के, ये सबको पता है। कोई बोलता नहीं है, सब पीछे पीछे हंसते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ही शुरू कर देता हूँ, कैमरे के आगे बोल देता हूँ। अब दुनिया सब देख रही है भाई, और दुनिया को पता है कौन किस पे हंस रहा है। तो ये है इनका स्टारडम। आज पूरी दुनिया इन पे हंस रही है, कल पूरी दुनिया हो सकता है इनको जूते मारे। सानू की मैंने क्या किया? सच बोलना पाप कब से हो गया जी खुशबू जी? सलमान और अनंत की दोस्ती का मुझे नहीं मालूम, अनंत से पूछिए, अनंत से पूछिए, सलमान से पूछिए क्या है दोस्ती का राज। अनंत के तो काम दिखते हैं हमें, वो वंतारा हुआ, अब उस पर भी कीचड़ उछलना शुरू कर दिया लोगों ने, उस पर भी सुना रेड वेड पड़ गई। एक अच्छा लड़का काम करने की कोशिश कर रहा है, कुछ समाज को देने की कोशिश कर रहा है,
उस पर कीचड़ उछाल देते हो आप। तो जनता देखती है उसको, तो यही समझ में आता है कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करोगे तुम्हारे ऊपर कीचड़ पत्थर फेंके जाएंगे। तो सलमान की तरह बुरे बनो। तो वही चला रहा है। लोगों ने सलमान खान को रोल मॉडल बना के रखा है। लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये रोल मॉडल हैं क्या बनने लायक। इनके रोल मॉडल्स कौन है वो बता सकता हूं मैं। ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, ये हैं सलमान खान के रोल मॉडल्स। जो इंडिया में थे वो तो कहाँ पहुंच चुके हैं सबको पता है, और जो नहीं पहुंचे हैं वो भी देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। बड़े अचंभित हो जाते हैं डरे हुए लोग, ये कि यार ये डरता नहीं है, और चलो इसको डराओ, इसको हुल दो। हाँ, हुल नहीं ले रहा, ओह इसको लालच दो, बुर्ज खलीफा का ऑफर दो। यार ये सब करने थोड़ी आए थे। मैं बड़े अच्छे सुलझे हुए संस्कारी परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी है ये एडमिट करते हुए कि ये सलमान खान भी मेरे ही स्कूल का सीनियर है जी, सिंधिया स्कूल से। हाँ, तो वो बताने में, जब ये लॉन्च हुआ था मैंने प्यार किया में, तब मैं स्कूल में था, और स्कूल में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था कि सलमान खान हमारे स्कूल का एक बच्चा हीरो बन गया। आज मेरे ख्याल से मेरा स्कूल शर्म करता है कि आदमी कैसे कुछ बन पाया, और कैसे बताएं कि ये हमारे स्कूल का एल्यूमनाई है। अरबाज भी है सिद्धिया स्कूल। तो ये एक काला धब्बा है मेरे स्कूल पे शायद, कि ये दो हमारी पास आउट हैं। पर अच्छी बात क्या है कि ये दोनों 1-2 साल में भाग गए थे स्कूल से। इनको शिक्षा लेने से कोई मतलब नहीं था। हाँ, इनको हीरोगिरी दिखानी थी अपनी सड़कों पे, दिखा रहे हैं। अभिनव जी, जैसा आपने बताया कि सलमान खान के साथ आपका दबंग के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस पे आपने कहा कि सलमान ऐसा इंसान है जो किसी भी डायरेक्टर के साथ काम कर ही नहीं सकता है। जबकि सच तो यह है कि सलमान खान अपनी पहली फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से आज भी जुड़े हुए हैं। 4 फिल्में उन्होंने उनके साथ बनाई और 5वीं की प्लानिंग हो रही है, और ये रिश्ता करीब 35 सालों से एज इट इज है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सूरज जी के मैं एक बार मिला हूँ, बहुत ही शालीन स्वभाव के, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में आप कुछ भी पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि उनसे पूछिए। हो सकता है उनके कुछ अच्छे अनुभव हों। मैं कई बार लोगों से बहस होती है, मैं कहा हर बुरा आदमी किसी न किसी के लिए तो अच्छा होता है ना। तो आज सलमान का जो भी नाम है, कुछ बन पाया है, वो तो उसमें सूरज बड़जात्या का सबसे बड़ा, क्योंकि सलमान की पहली डेब्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर सूरज बड़जात्या ने बनाई थी, मैंने प्यार किया। फिर दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी हिट हम आपके हैं कौन, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। फिर कई साल उन्होंने काम नहीं किया। सलमान की ज़िंदगी में उसको फेनोमेनन बनाने में 3-4 डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, योगदान रहा है, जिसमें सूरज जी तो सर्वप्रथम हैं, और उसके बाद बंसाली हैं। हम दिल दे चुके सनम बनाई थी, बंसाली से भी झगड़ा हो गया। हाँ, और फिर एक मेरा नाम आता है, तेरे नाम का जिक्र होता है, लेकिन तेरे नाम बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि अनुराग के साथ जो हुआ था, और सतीश जी ने डायरेक्ट की थी बाद में। सतीश जी नहीं रहे, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, कहने को बहुत है मेरे पास, लेकिन सतीश जी अब जा चुके हैं और उनकी कोई गलती नहीं है, और वो भी बड़ा अच्छे कलाकार थे, सुलझे हुए डायरेक्टर थे, तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। और एनीवेज तेरे नाम में ना सलमान का ज़्यादा था, क्योंकि इमेज चेंज हुई थी, वो छपरी वाली इमेज वहीं से शुरू हुई थी उसकी। तब तक तो सब ठीक ही जा रहा था उसके लिए। तेरे नाम वाज अ रीमेक ऑफ सेतु, तमिल फिल्म, तो ओरिजिनल थी नहीं। और फिर ये दबंग आई, और दबंग से एक सलमान खान फेनोमिनन बन गए, और मतलब वर्चुअली कब्र से उखाड़ के वो ऐसी फिनोमिनन बन गए जो इन्होंने राजेश खन्ना की तुलना में उस तरह की सक्सेस देखी लगातार कई साल। उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया मीडिया को, ये सबका श्रेय खा खा के, और ऐसा बना दिया कि ये हैं, दूसरा कोई नहीं। तो अब जब जूते पड़ेंगे तो ये झेले, मुझे क्या। तो सूरज बड़जात्या जी चौथी फिल्म बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं मुझे नहीं मालूम, वो जवाब देंगे। पर मुझे नहीं लगता सलमान ज़्यादा दिन जेल के बाहर रहेगा, तो बनाएंगे कैसे सूरज जी। सच बताऊं तो मुझे लगता है सूरज जी टाल रहे हैं फिल्म इसीलिए कि ये जल्दी से जेल में चला जाए तो उनकी भी जान छूटे। हाँ, शायद उनको भी नहीं पता था, उनकी भी तो पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, उनको भी नहीं पता होगा कि ये कैसा आदमी निकलेगा। अब पता चल गया है
तो वो भी टाल रहे होंगे, बस अनाउंसमेंट दे के छोड़ देंगे। तो ये तो कुछ दिनों का मेहमान है, आए दिन इसके सारे केसेस खुलेंगे वापस, ये जाएगा जेल। मैंने कमेंट्स नहीं किए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, राजेश खन्ना साहब से मैं कभी मिला नहीं, तो मैं नहीं कह सकता। पर मेरी माता जी बताती हैं, उनके जनरेशन में वो बड़े पॉपुलर थे और महिलाएं बहुत चाहती थी उनको। धर्म जी से मैं एक बार मिला हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और धर्म जी के हाथ का साइज़ देख के ही मैं डर गया था। मैंने कहा अगर यार कुछ गलती हो गई और इन्होंने एक झापड़ मार दिया तो मैं 36 फुट दूर जाके गिरूंगा। हालांकि ये भी जानता हूँ धर्म जी बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, शायरी वायरी करते हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। और उनको कोशिश की थी दबंग में लेने की, किसी कारण से वो नहीं हुआ, शायद मेरे डर के कारण से। वो उसका कोई आधार नहीं है, ये मैंने शायद बताया था पिछली बार आपको। विनोद खन्ना साहब मेरे साथ काम किए दबंग में, बहुत अच्छे इंसान थे। इनफैक्ट उनको मैंने बहुत इस्तेमाल किया। काश वो आज जिंदा होते तो वो खुद बताते। जब सलमान मुझे तंग करता था रात को अपनी दारू पार्टी में बुला बुला के, तो मैं जाके विनोद खन्ना साहब के साथ बैठ जाता था, क्योंकि वो सीनियर हैं, ताकि मुझे बोलने को रहे कि मैं क्यों नहीं आया। और मुझे लगातार फ़ोन आते थे, फ़ोन में ऑफ करके रख देता था। फिर सुबह पूछा जाता था कि भाई रात को तुम्हें इतना बुलाया, तुम आए क्यों नहीं? वो विनोद खन्ना साहब ने पकड़ लिया था। और विनोद खन्ना सर मुझे वीके सर बहुत मानते थे, और दबंग के बाद उन्होंने मुझे बोला भी कि उनका छोटा बेटा साक्षी, उसको असिस्टेंट रख लो। उस समय मेरी फिल्म कोई फ्लोर पे थी नहीं, तो मैंने कहा सर जब फिल्म स्टार्ट होगी तो ज़रूर रखूँगा, अभी तो कुछ काम है नहीं। ही वॉज वेरी पोलाइट, ही वॉज अ थरो जेंटलमैन, एंड फॉर्चुनेटली ही लेफ्ट अस अर्ली, बट आई हैव द हाइस्ट रिगार्ड्स फॉर हिम। एक नाम आप भूल गई, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी थी फिल्म में, तो शत्रुघ्न सिन्हा भी से भी संपर्क हुआ मेरा, और उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे ज़िंदगी में। मैं शत्रुघ्न सिन्हा से 2009 में मिला, और थ्रू आउट दबंग कभी कभी जब मैं घर जाता था सोनाक्षी की ट्रेनिंग के लिए तो मिलता था। मुझे वो इंसान इतने बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वाजपेयी जी की कैबिनेट में 2 बार वो कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, फिल्म स्टार के अलावा। और जब ये फिल्म स्टार थे और बहुत बड़े नेता नहीं थे, तब मुझे याद है 80 के दशक में, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश बिहार में ना बीजेपी की लगभग पूरी सारी कैंपेनिंग शत्रुघ्न सिन्हा कराते थे, और लोग बिहारी बाबू को देखने जाते थे, ट्रकों में भर भर के जाते थे। तो ही वॉज द बिगेस्ट क्राउड पुलर फॉर बीजेपी दोज डेज। तब बीजेपी 80s में 2 ही सीट थी उनकी, छोटी सी पार्टी थी, तो हम और किसी को जानते नहीं थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा योगदान था। तो फिर दबंग जब अच्छी बन गई, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, और उस दौरान ऐसे रिश्ते बन गए मुझे मेरे उस परिवार के, कि कभी भी मुझे खाना हो तो पूनम आंटी को मैसेज भेज दो, कई बार नहीं भी भेजो तो वो भेज देती थी। फिर दबंग सोनाक्षी का करियर बन गया, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे का भी कुछ सोचो, तो कुश मेरा असिस्टेंट बना, और असिस्टेंट बन के अभी 2 महीने पहले कुश की भी फिल्म बन गई है, रिलीज़ हुई। अभी तक मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। राजनीतिक तौर पे फिर वो किसी कारण से उनकी पार्टी बदल गई, तो अब मैं उनसे उस पर पॉलिटिकली कमेंट कर नहीं सकता, मेरे फादर की उम्र के हैं। हाँ, लेकिन बतौर आर्टिस्ट, बतौर इंसान, मुझे ज़िंदगी में जब जब ज़रूरत पड़ी है, शत्रुघ्न सिन्हा ने सब छोड़ छाड़ के मेरी हेल्प की है। और इस पे मैं बताना चाहूँगा, एक बार मेरा एक एक्टर फ्रेंड है, मेरी सिस्टर का एक्टर फ्रेंड है, रिचर्ड जोएल करके। उसके फादर टर्मिनली इल थे, बहुत ही बीमार थे, उनको थ्रोट कैंसर था। तो उसने कुछ मेरी सिस्टर को बताया होगा, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया वाया कि माय सिस्टर टोल्ड मी कि भैया रिचर्ड के डैड बहुत बीमार हैं, और दिल्ली में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे तो बहुत खर्चा आएगा,
30-40 लाख भी हो सकता है। और एम्स में उन्होंने ट्राई किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एम्स में 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है, तुम कुछ कर सकते हो क्या? मैं कहा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी को इन्फॉर्म किया, तो मैंने कुश को बोला, तो कुश मेरे साथ था, तो मैंने कुश को बोला कि डैड से पूछ ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा वो बोलो एम्स में अप्लाई किया होगा, तो वो फाइल का नंबर भेज दें। तो फाइल का नंबर भेजा, उनको डिटेल्स भेजे। मुझे 2 दिन बाद पता चला इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर एम्बुलेंस लेके उस बच्चे के घर गया, उनके फादर को एम्बुलेंस में लेकर एम्स में एडमिट कराया, और जो डॉक्टर सबसे अच्छा इलाज कर सकता था उसी ने इलाज किया। अनफॉर्चुनेटली उसके फादर भी दे पास्ट अवे आफ्टर 15 days। तो रिचर्ड कॉन्टैक्टेड मी, सर भैया थैंक यू, आपने बहुत हेल्प की। मैंने कहा मैंने नहीं की, तो एक अच्छा सा मैसेज टाइप करके भेज दे, ये हेल्प ना मिस्टर सिन्हा ने करी है। और अब मिस्टर सिन्हा ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने मददगार वो हमेशा से रहे हैं। मुझे चंडीगढ़ में बेशरम शूट कर रहा था, कुछ परमिशंस की दिक्कत हो रही थी, तब भी कुछ मेरा असिस्टेंट था, उसको बोला 1 हफ्ते के अंदर अंदर शत्रुघ्न सिन्हा फ्लाइट लेके चंडीगढ़ आ गए। और उन्होंने अपने कुछ पुराने कलीग्स ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ एक पार्टी रखी और सबको बोला ये मेरा बच्चा है, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मुझे उसके बाद चंडीगढ़ में कोई तकलीफ नहीं हुई, सारी परमिशंस हो जाते थे, कहीं भी मीटिंग हो जाती थी। ऐसे कई बार हुआ है। फिर मेरे भाई की फिल्म थी जो फैंटम ने प्रोड्यूस की थी, उड़ता पंजाब, वो सेंसर में अटक गई थी, 89-90 कट्स थे। तब भी मैंने अनुराग को पूछा कि यार व्हाई डोंट यू शो इट टू शत्रुघ्न सिन्हा, ये ज़रूर कुछ करेंगे। तो उस समय, तो जब ये कंट्रोवर्सी हो रही थी उस समय भाजपा की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, हाँ, और इलाहाबाद में उसकी मीटिंग हो रही थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। और मैंने इनको बताया कि ये ऐसी समस्या हो गई, ये फिल्म रिलीज पे है और सेंसर ने 90 कट्स का कुछ ऑर्डर दिया है, वो संभव नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा हो रहा था, ये इलाहाबाद से कार्यकारिणी छोड़ के मीटिंग अपनी फ्लाइट लेके आए बम्बई। मैं अनुराग को लेके इनके घर गया, इन्होंने पूरी प्रॉब्लम सुनी और सबसे पहले बोला अनुराग सबसे पहले तो ये जान लो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, अब बताओ क्या समस्या है। पूरी कहानी सुनी। हमने बोला हमको एक बार प्रधानमंत्री को फिल्म दिखानी है, वो तय करें कि फिल्म में गलत क्या है। तो ये ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं अडवाणी जी से भी बात करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री से भी बात करता हूँ। वो वापस गए, तो उतनी देर में फिल्म लीक हो गई थी और उन्होंने बात कर भी ली थी। वो बाद में मुझसे पूछते रहे कि कब दिखानी है, बताओ दिल्ली में कहाँ शो कर सकते हो, क्या है, डिटेल्स मांगते रहे मुझसे। और जब वो फिल्म लीक हो गई और फिर जो प्रोड्यूसर्स थे, इसमें फैंटम एक था, एकता कपूर थी, तो मुझे अनुराग ने कह दिया कि यार अभिनव वो नहीं हो सकता, मुझे सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों ने लीक कराई है। तो और खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा है। तो आई एम सॉरी। और मैं बड़ा एम्बेरस था उस बार कि मुझे इतना बड़ा आदमी शत्रुघ्न सिन्हा जैसा एक पर्सनल रिक्वेस्ट पे उसने जाके प्रधानमंत्री से बात की होगी, और मेरे भाई ने मुझे लेट डाउन किया। मेरे भाई को शायद उनकी टीम ने लेट डाउन किया, मुझे नहीं मालूम। तो उसके बाद तो मैं मांगने लायक रहा नहीं कभी शत्रुघ्न सिन्हा से मदद, लेकिन अभी तक मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं उनके पाँव छूता हूँ हर बार, उनको टाइगर बुलाता हूँ, मेरे लिए वो पर्सनैलिटी है। और इस देश को ऐसे ही लीडर्स चाहिए, ऐसे ही लीडर्स चाहिए जो अपने लोगों के साथ खड़े रहें, है ना, उनके सुख दुख में खड़े रहें, उनकी हेल्प करें। बाकी शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, चूंकि वो पॉलिटिकल आदमी हैं और अब वो दूसरी पार्टी में, रूलिंग पार्टी में नहीं है, अनाप शनाप बयानबाजी कुछ लोग करते हैं। मैं उनको निजी तौर पे जानता हूँ और उस पूरे परिवार को, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ वो भी मुझे शायद अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चों का मेंटर हूँ मैं। हाँ, सोनाक्षी के अलावा कुछ का भी मेंटर हूँ मैं। सॉरी, मैं असली सवाल तो आपका भूल ही गया। हैंडसम लोगों के बारे में मैं कहाँ शत्रुघ्न सिन्हा में चला गया। सलमान खान हैंडसम ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है, हाँ, इतनी हील बाहर पहनता है, इतनी अंदर, हाँ, चेहरा मांस जो है वो लटक गया है, जब बुलडॉग के मांस का लोथड़ा लटका होता है ना, ऐसा लटक गया है। पेट इतना बाहर है, मतलब मेरे पेट पे इनके लोग हंस रहे थे, इसका पेट तो मुझसे डबल है। और इतना बौना आदमी, मैं तो 6 फुट 1 इंच का हूँ। और सब खोखला है, सारा नकली है,
और कमर के नीचे तो मैं जितना कम बात करूं उतना अच्छा है, क्योंकि हमने बड़े किस्से सुन रखे हैं। वो तो आपको बातों से समझ में आता हो। मतलब सलमान खान हर रूप से उन्होंने दिमाग का खतना करा रखा है, तो आप समझ ही जाइए किस किस सेंस में आप कह रही हैं हैंडसम। उनको जो काफी आपने सारे पर्दे पे देखा, मोस्ट हैंडसम एक्टर का खिताब ये सवाल आपको इस मैगजीन से पूछना चाहिए, इन मैगजीन से पूछना चाहिए किस, क्या ये पैसे खा के बोलते हैं? तो आप किसी भी महिला से ऑनेस्टली पूछ लीजिए, सलमान खान की कोई रैंकिंग नहीं होगी कहीं हैंडसम के नाम पे। तो ये तो अब आप सोच लीजिए हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ये क्या क्या खरीद लेता है लोगों के ओपिनियन पैसे के लिए। तो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड से पूछिए कितने हैंडसम थे ये। हाँ, वो तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है। उनसे पूछिए वो क्यों छोड़ के गई इतने हैंडसम आदमी को, तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। मैं क्या ही बोलूँ, सलमान खान के चक्कर में मेरी जबान बिगड़ गई है और मेरी मम्मी मुझे डांटती है कि तुम क्यों ऐसे बन रहे हो। आप बताइए। बिगड़ने की ही बात मैं कर रही थी कि आपने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि सलमान का कोई वर्ड, कोई सेंटेंस बिना गाली के खत्म नहीं होता, लेकिन आपका फेसबुक भी गालियों से और बैड वर्ड से। नहीं, वो मैंने आपको बताया कि मैंने मम्मी से परमिशन ले रखी है। हाँ, इस संदर्भ में मुझे तमाम लोग जानते हैं, आप थोड़ी तहकीकात करिए। मेरी भाषा बड़ी अच्छी है, मैं गाली गलौज करके बात नहीं करता। सिर्फ सलमान खान का जहाँ जिक्र आता है, नाम आता है ना, वो मेरा खून उबाल मारने लगता है, अंदर से जहर निकलता है। जब ये लोग भी ईर्ष्या पे जीवित हैं, तो अब मुझे भी ईर्ष्या होने लगी है कि यार इस बेईमान को इतना प्यार क्यों मिलता है। ये राक्षस तो गलती से खड़ा हो गया था, मलेच्छ है ये। तो एक बार मैंने फेसबुक पे शिव और भस्मासुर की भी कहानी सुनाई थी, कैसे भस्मासुर ने धोखे से शिव को प्लीज करके वरदान ले लिया था कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएंगे, और सबसे पहले शिव के पीछे दौड़ पड़ा ये। वो कहानी बिल्कुल सही है। वो ना फिर मोहिनी रूप धारण करके नारायण को आना पड़ा, फिर नारायण ने उल्लू बनाया और उसके सर पे अपना ही हाथ रखवा दिया, भस्म हो गया। यही सलमान के साथ हो रहा है। इसको जिसका जिसका वरदान मिला है, इसने उन्हीं की बखिया उधेड़ी है। तो अब शायद नवरात्रि चल रही है, देवियाँ आएंगी, देवी रूप धारण करके आएंगे नारायण और इस भस्मासुर को जलाएंगे। तो देखिए, अगर मेरा आकलन ठीक है तो अब की दशहरा रावण नहीं, सलमान खान जलेगा। सलमान हैंडसम नहीं तो कौन हैंडसम है? आहान पांडे कितना सुंदर लड़का है, 27 साल का है, हंसता है तो इतना प्योर, मतलब प्योरिटी है। और बहुत सारे बच्चे हैं तो नए आएंगे। अब ये बुढ़े जाएंगे तो इंडस्ट्री खाली होगी, तो नए एक्टर्स आएंगे। कितने हैंडसम लोग हैं। और हर माँ से पूछिए, उसका बेटा खूबसूरत है, उसका पति खूबसूरत है। मेरी मम्मी के लिए सबसे हैंडसम मैं हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि सबकी जैसी जैसी आँख, यहाँ पे इसके पेट चमचे तो कहते हैं देखो मोटा है। अरे भैया 51 साल का हूँ, खाते पीते घर का हूँ, तुम्हारी तरह सुकड़ू थोड़ी हूँ। तुम्हारे पास 6 पैक है, हमारे पास फैमिली पैक है। हाँ, तो फैमिली पैक ना ज़्यादा किफ़ायती होता है। आप किसी भी गृहिणी से पूछ लीजिए, वो 1-2 लेने की बजाय फैमिली पैक खरीदती हैं। सलमान से चलिए आपकी फाइट समझ में आती है, नफरत समझ में आती है, लेकिन शाहरुख खान और आमिर खान ने क्या किया है कि आप उनको भी साथ साथ में। ये मैं कहता हूँ ना, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, सलीम खान और उनका परिवार, और वो एक इकोसिस्टम है। ये जिहादी मानसिकता के लोग ने एक इकोसिस्टम बना रखा है, जिसका हिस्सा आमिर खान भी है, शाहरुख खान भी है, सैफ अली खान भी है। और मेरी गलती नहीं है कि ये सब मुसलमान हैं, इनकी गलती है कि ये जिहादी इकोसिस्टम। मुसलमान होना गुनाह नहीं है, जिहाद नहीं, वही कर रहा हूँ। मुसलमान होना गुनाह नहीं है, जिहादी होना गुनाह है। मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ, मैं जिहाद के खिलाफ हूँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे बड़े अच्छे अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मैंने आपको नाम भी बताए ना। कबीर खान है, इम्तियाज़ अली हैं, अंजुम रिजवी हैं, मेरे आर्ट डायरेक्टर होते हैं तारिक उमर खान। बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम्स यहाँ पे और बड़े अच्छे लोग हैं। पर जो सड़क का छपरी है, उसको अपने रोल मॉडल्स बदलने पड़ेंगे। हमारे कितने अब्दुल कलाम रहे, कितने बड़े बड़े नेता लीडर्स रहे मुस्लिम, तो उनको भी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये कब से हीरो होने लगे हमारे? ये हीरो नहीं है, ये सब जिहादी इकोसिस्टम का, लार्जर जिहादी इकोसिस्टम का हिस्सा है।
और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा शाहरुख आमिर क्या कहते हैं सैफ के बारे में इस बार, क्योंकि वो मतलब बड़ा आपका 30-40 घंटे हो जाएगा। मेरा सबके साथ अनुभव है, हाँ, शाहरुख के साथ भी बहुत अनुभव है, आमिर के साथ भी है। सैफ को मैं नहीं जानता पर्सनली। जैसे शाहरुख के साथ तो आपने तो शाहरुख के साथ मैंने काम की बहुत बात की है और उसका क्या हुआ, और शाहरुख से बहुत मुलाकातें हुई हैं मेरी, और मेरा काम क्यों नहीं हुआ उसके साथ। उसको एक फिल्म पिच की थी जिसका मुझे आज पता नहीं है क्या है, पर शाहरुख ने मेरे साथ क्या क्या किया बहुत कुछ पता है मुझे। पर मैं सबके घर गिराने का ठेका नहीं ले रखा, उसकी भी फैमिली है। अगर शाहरुख ने डायरेक्टली किसी का गलत किया है तो वो आए सामने और बताए एग्जैक्टली। बाकी दूध का धुला कोई नहीं है इनमें से, और ये सब आपस में मिले हुए हैं। हाँ, ये कार्टेल है, कार्टेल ऊपर बैठा हुआ है कब्जा करके, जो किसी को ऊपर आने नहीं देता। तो अगर मेरा ये इंटरव्यू देखते हैं शाहरुख खान, तो समय है भाई, अब से भी अपने आप को सुधार लो। मतलब कम से कम शाहरुख इतना गंदी भाषा नहीं है, शाहरुख गली का गुंडा नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, तो वो मैनिपुलेशन हो सकते हैं उसके, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करता है, झूठ बोलता है। तो उसने एडमिट किया पब्लिकली कि मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। तो मैं उसके सारे कच्चे चिट्ठे नहीं खोलूँगा, पर पता है मुझे, और उसे भी पता है कि मुझे पता है। तो आगे बढ़ते हैं। और आमिर खान के साथ मैंने 2-3 ऐड बनाए हैं, और ये जो डायरेक्टर्स का टॉर्चर का जो कल्चर है, ये आमिर खान ने ही शुरू किया है। तारे ज़मीन पर क्या हुआ था, उसका असली डायरेक्टर कौन है, अमोल गुप्ते कहाँ हैं, आपको ये सब पूछना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए अमोल गुप्ते को बुलाने की, क्योंकि अभी सितारे ज़मीन पर आई थी तो ये सवाल पूछे गए थे, तो इन्होंने एक अपनी कहानी बता दी। तो ये वन साइडेड कहानी है, इनके पीआरओज के सेटअप इंटरव्यूज में कुछ भी बोल दें ये। पर आमिर खान के मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 ऐड बनाए हैं, और ऐड में इन्होंने क्या किया लंबे विस्तार से आपको अगले में बताऊंगा, अभी सलमान पे ही रहने देते हैं। हाँ, तो इन सब के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने बहुत सालों से काम किया है, बहुत लोगों के साथ काम किया है, और ऐसा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लोग नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। हाँ, और जो हेल्पफुल हैं, और स्पेशली ये पुराना जनरेशन, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में इतना बताया मैंने आपको, विनोद खन्ना साहब के बारे में बताया। हाँ, मेरी फिल्म में अनुपम खेर भी थे, आप कभी उनसे पूछिए फिल्म कैसे बनी, वो क्यों नहीं पूछता मीडिया। आप कभी, अब ओम जी नहीं रहे, ओम पुरी साहब थे, उनसे कोई पूछे। कितने लोगों ने एक्टिंग की, वो टीनू आनंद साहब हैं, हाँ, डिम्पल मैम थी, तो और भी एक्टर्स थे। पर सडनली जब फिल्म चल जाती है ना, तो दबंग बन जाती है दबंग खान, और स्पेशली जब उनकी खुद की फैमिली ने प्रोड्यूस की हो, क्योंकि सारे राइट्स उनके पास हैं, प्रोड्यूसर का हक होता है, वो जैसे चाहे करे, उसका माल है, तो वो फिल्म बन जाती है दबंग खान। इसीलिए तो ये एक्टर्स प्रोड्यूसर बनने पे इंसिस्ट करते हैं कि कंट्रोल इनके पास रहे, अपने हिसाब से जिसका मन करे रोल काट दें, जिसका मन करे बढ़ा दें, शूटिंग पे ये जब मन करे आए, इनका कंट्रोल बना रहता है। और शूटिंग पे लेट क्यों आते हैं, क्योंकि पैसे इन्वेस्टर के डूबते हैं। इन्वेस्टर को बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंटर, हाँ, किसी से ये पैसा लेते हैं कि तेरा नाम दे देंगे। तो अभी आप देखिए इनकी फिल्मों में एक प्रोड्यूसर नहीं होता, कौन सा एक्टर है जो अपनी जेब से पैसा लगाता है। तो दबंग में सलमान के परिवार की जेब से नहीं लगे, श्री अष्टविनायक के थे, सलमान के परिवार के भी लगे होंगे, मुझे एग्जैक्टली देखो, मैंने बैंक स्टेटमेंट देखे नहीं है ये पैसे कहाँ से आए थे, पर आप फिल्म का पोस्टर देखा है मैंने, उस पर लिखा है श्री अष्टविनायक फिल्म्स प्रेजेंट्स। तो अब ये उनका दायित्व है, वो बताएं कि किसकी फिल्म थी, क्या थी, और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जो पब्लिक को ये सब डिटेल नहीं समझ में आता कि प्रोड्यूसर का क्या रोल है, फाइनेंसर का क्या रोल है, प्रेजेंटर का क्या रोल है। हाँ, दूसरों के काम में ये आके ऊपर से बैठ जाते हैं। जैसे एक फिल्म थी चिल्लर पार्टी को बताया गया पब्लिक को कि सलमान प्रोड्यूसर है, वो कोई प्रोड्यूसर नहीं था, फिल्म बिक नहीं रही थी उस समय। इन्होंने ऐसा इकोसिस्टम फैला रखा था कि उनको बोला इनका नाम लगा दो। फिल्म बनने के बाद ये आए, इन्होंने फिल्म देखी, इनको अच्छी लगी, ठीक है मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, इनके नाम से फिल्म बेची गई। तो ये वो वाली हरकत है ना कि आपने अमेजोन से या कहीं से ऑर्डर किया आईफोन और अंदर निकला पत्थर, तो ये उसका विपरीत है। इनकी पैकेजिंग हो जाए अच्छी, देखें कि ओह सलमान खान का भी नाम जुड़ा है इससे, चीज़ अच्छी होगी। ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं और ये तमाम दिनों से हो रही है, पर इन लोग का कोई जीरो कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, कोई भी ब्रांड इक्विटी बोलते हैं कि कोई बड़ा ब्रांड को किसी बने बनाए प्रोजेक्ट से जोड़ दो तो हमारा प्रोजेक्ट चला जाएगा। और
जो न्यूकमर्स होते हैं, छोटे लोग आते हैं नया अपना पैसा लगाने, उनको सेफ महसूस होता है कि शायद बड़ा नाम है तो मेरी फिल्म रिलीज हो जाएगी, हाँ, इनके कंधे पे सवार हो गए, पर बदले में ये उसकी जान ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, उसको कुछ नहीं देते। तो ये कौम जो है ना ज़्यादी मानसिकता वाली, ये सिर्फ लेने लेने के लिए है, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, दो कुछ नहीं किसी को। तो अब शाहरुख खान का जिक्र कर रही थी, शाहरुख खान का जो दुबई वाला घर है उसका नाम है जन्नत, और जो बम्बई वाला घर है उसका नाम है मन्नत। इसका मतलब क्या होता है, भाई मन्नतें सारी तेरी यहाँ है, मांगता ही रहता है, तू मांगता ही रहता है। अभी सुना है उसके बंगले पे 2 फ्लोर और बढ़ रहा है, तू मांगे बढ़ती जा रही हैं, और जन्नत वहाँ है, तो जन्नत में रहना है यार, इंडिया में क्या कर रहा है। और फिर ये फिल्मों के जरिए डायलॉग बोलते हैं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। क्या बात करें इन लोगों से। इन लोगों ने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर आम आदमी के रीच के बियॉन्ड अपने महल बना लिए हैं, वो मीडिया में छपवाते रहते हैं, इसने 7,000 करोड़ का वर्थ है, 6,000 करोड़। अब मुझे क्या, आप मुझे रोटी देते हो क्या। तो बोलने को बहुत कुछ है, आपको एपिसोड कम पड़ेगा तो मैं किसी और दिन, पर मैं शाहरुख बतौर इंसान, ही इज़ अ वेरी वेल स्पोकन पर्सन। उसकी नीयत उसकी भी गड़बड़ी है, हाँ, सिर्फ बटोरने की है, लेकिन उसने मेरा ऐसा डायरेक्टली कुछ गलत किया नहीं है। तो उसको मौका मिल जाए, होपफुली ये इंटरव्यू देखे एंड अपने में सुधार लाए, बिकॉज देयर स्टिल टाइम, वरना सलमान का जो हश्र होगा आपका भी हो सकता है। आपने बोला था कि अमिताभ बच्चन को लेकर खान परिवार में बहुत जेलसी है और उनके जैसा उनसे ही कंपेयर किया जाता है। ऐसा क्या इंस्टेंस आपके सामने हुआ कि आपने ये बात कही? इंस्टेंस मतलब जिक्र भर हो जाए। मैं तो वहाँ रहता हूँ, हमेशा 5-10 8-10 लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन के नाम का बस जिक्र आ जाए उनकी बुराई शुरू हो जाती थी हर चीज़ में। अब बहुत सारी बातें मुझे अब याद नहीं है, पर मैंने ये नोटिस किया, और सबसे ज़्यादा बुराई सलीम खान करते थे। सलीम खान वर्चुअली अमिताभ बच्चन की सारी मेहनत, सारे क्रेडिट, और अमिताभ बच्चन को पूरी ज़िंदगी जितना प्यार मिला पब्लिक से, उसका सारा क्रेडिट सलीम खान चाहते हैं। वो सोचते हैं मैंने बनाया। इन लोगों को, वही घमंडी क्यों बोलता हूँ मैं, इनको बनाने का बड़ा शौक है। ये फिल्में नहीं बनाते, ये जिंदगियां बनाने की शौक। तो जिंदगी तो खुदा बनाता है, तो ये क्या समझते हैं अपने आप को, आप समझ लीजिए खुदा समझते हैं। ये सोचता हमने जिंदगी बनाई। मुझे भी बहुत ज्ञान दिया है कि हमने तेरी लाइफ बनाई, बल्कि दबंग में सीन में डाल दिया है। इम्प्रोवाइज एक सीन है जिसमें सोनाक्षी के फादर की डेथ के बाद ये जाता है सोनाक्षी को लेने, तो वो डायलॉग लिखा नहीं था, इसने इम्प्रोवाइज किया है। कहता है लपक के अंदर जाओ, जल्दी से बाहर आओ, और ये बक्सा देता है सोनाक्षी को। कहता तो सोनाक्षी उसको वापस ऐसे देखने लगती है, रज्जो, तो कहता घूर क्या रही हो, लाइफ बना रहे हैं तुम्हारी। और अब ये जाके बिग बॉस पे बोलता है लाइफ मैं नहीं बनाता, वो तो अल्लाह बनाता है, ऊपर वाला, हाँ, और बिगाड़ेगा कौन, मैं अपनी लाइफ बिगाड़ूंगा। तो ये ढोंग है, दोगलापन है, इनको कुछ नहीं आता। इनको लगता है ये सबकी लाइफ बनाते हैं, सबकी जिंदगी में चौधरी बने बैठे हैं, हर किसी के डिसीजन में इंटरफेयर करेंगे, किसको क्या काम करना है सबको सबका काम सिखाएंगे, और खुद जाहिल हैं। आई डाउट सलमान ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी ख़त्म की होगी। मैंने कपिल शर्मा शो में देखा था, तो फादर किसी, इनके पिताजी बड़े फख्र से कहानी सुना रहे थे कि कोई आदमी था गणेश, हाँ, और वो पेपर चुरा के लाता था हर साल, और तीनों बेटे हंस रहे थे गला फाड़ फाड़ के। ये इनके घर के संस्कार हैं, ये संस्कार बाप ने दिए हैं, और बाप को ये किस्से सुना के मज़ा आता है। और सलीम खान के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, आपको सब समझ। तो कई लोग पूछते हैं सलीम खान ने क्या बिगाड़ा है तेरा, तो उनका क्यों नाम लेते। अरे उस घर में पत्ता भी नहीं हिलता बाप की मर्जी से। ये वही वाली बात है कि डरते तो हम सिर्फ अपने बाप से हैं, वो सच है, इनके घर में यही है। वरना अगर वो सुशीला चरक जी से पूछा जाए तो वो घर बड़ा अच्छा चले, वो बहुत ही सभ्य और सुलझी हुई महिला हैं, पर बेचारी लाचार हैं, क्या करें। उनके घर के पुरुष ऐसे हैं कि आई एम श्योर वो भी शर्मसार हो गई होंगी अब। जनता जिसको भगवान बनाना चाहती है बनाए, जो बनाना। अब यार देखो, भगवान बनाने जनता का प्रेरोगेटिव है। हम सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, हम अपनी खुशी के लिए बोलते हैं ना।
तो सचिन तेंदुलकर आके नंगा नाच थोड़ी करते हैं कि मैं आई एम द गॉड, आई एम द गॉड, आई एम द गॉड। हम्बल आदमी है, उनकी तारीफ कर दो, मुस्कुरा के थैंक यू बोल के चले जाते हैं आगे। बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल है। उनका बेटा अब क्रिकेटर बनने की कोशिश कर रहा है, धक्के खा रहा है बेचारा, अपनी दम पे आएगा। अगर उसका सिलेक्शन कहीं होगा, कभी खेलेगा वो, अच्छा उसको मौका मिलेगा तो अपने दम पे, तो अपने दम पे ट्राई कर रहा है ना वो। तो एज अ बॉलर वो बाप के कमाए नाम पे, मतलब कहते हैं ना इज्जत कमाई जाती है, ये विरासत में नहीं मिलती। पर इन लोगों को लगता है हम इज्जत विरासत में लेंगे और बाकी सब खरीद लेंगे। तो ये दिक्कत है, ये घमंडिया गैंग है। और देखो क्या है, देश के बाहर के दुश्मन ना, मुझे टेररिस्ट आतंकवादियों से नफरत है। तो बाहर के जो आतंकवादी आते हैं जो हथियार लेके और ना वो सब करते हैं लोगों को परेशान, उनको तो हमारी इंडियन आर्मी निपटा रही है। जो देश के अंदर के आतंकवादी हैं, नक्सल्स हैं और ये सब अपराधी हैं, उनको हमारा गृह मंत्रालय निपटा रहा है। तो मेरा पब्लिक से रिक्वेस्ट है, इसके अलावा जो जिहादी इकोसिस्टम, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनके बारे में सबको आगे आना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए इनको, ताकि सरकार और सिस्टम इनको पहचान सके। और फिर मीडिया, सबका एक रोल है, मीडिया को इन लोगों को घेरना चाहिए और इनसे सवाल पूछना चाहिए, ताकि ये सफाई दें अपनी, जिन पे इल्ज़ाम लगता है उनको सफाई देनी पड़ेगी। आपने इल्ज़ाम लगाने की बात की, एक एक्ट्रेस हुआ करती थी पूजा मिश्रा, उन्होंने भी खान फैमिली के लिए बहुत कुछ बोला था, बट शी वाज नॉट हर्ड, उनको किसी ने उतना सीरियसली नहीं लिया। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है पूजा मिश्रा के साथ वो सब कुछ हुआ जो मेरे साथ हो सकता था। मुझे 2017 के जनवरी में पूजा मिश्रा ने संपर्क किया था व्हाट्सएप पे। उन्होंने अपनी व्यथा बताई थी, उन्होंने कहा था आई वांट सलमान खान किल्ड। तो फिर मैं, बड़ा स्टार्क स्टेटमेंट है, मैंने पूछा व्हाई आर यू कॉन्टैक्टिंग मी, टेलिंग मी। तो उन्होंने तमाम कारण, आंट यू द गाय हु मेड दबंग और इस तरह की बात पूछी थी। पर उस टाइम पे मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी थी एंड वाकई उनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं आज तक पूजा मिश्रा से मिला नहीं हूँ और उस मैसेज तक मैं पूजा मिश्रा को नहीं जानता था। और फिर बाद में उसके 1-2 साल बाद उन्होंने अपने कुछ वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाले, तब मैं और सीरियसली लिया उसको। ये तो कुछ गलत हुआ है, मतलब इतना कोई गोरी डिटेल्स में कोई स्त्री जो है वो नहीं बता सकती अगर उसके साथ कुछ भी गलत ना हुआ हो। पर पूरे, और वो भी क्या करें, वो तो सिस्टम में उन्होंने बताया कि वो हर जगह गई, हर संभव मदद मांगी उन्होंने, पर किसी कहीं से मदद नहीं मिली। तभी शायद लास्ट ऑप्शन होगा कि उन्होंने क्या कहते हैं, वीडियोस बनाए और डाले। तो परेशान तो हो गई होंगी ना, उनका लगातार गैसलाइटिंग हुआ होगा और उनके साथ गलत किया है ज़रूर इन्होंने, उसको जांच का विषय है। और मैं, चूँकि अभी बात निकली, मैं ना सरकार से आपके वीडियो के ज़रिए ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ पता करिए पूजा मिश्रा कहाँ हैं और उनकी बात सुन तो लीजिए और देखिए उसमें ज़रूर कोई ना कोई तथ्य होंगे। क्योंकि मैं उनकी मदद उस समय नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं एक तो खुद ही परेशान था और 2017 में मेरे ख्याल से, हाँ, मेरे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चालू थे, मेरी अपनी परेशानियां थीं और मैं ये सब जंग छेड़ने के मूड में नहीं था जो अब मैं हूँ। हाँ, तो मैंने उनकी मदद नहीं कर पाया, पर गवर्नमेंट को ज़रूर करनी चाहिए। एंड आई होप शी इज़ फाउंड एंड हर डिग्निटी इज़ टोटली रिस्टोर्ड। No woman should go through what Pooja Mishra has gone through, and if she has gone through anything untoward, she should be given a platform to come and speak her mind. कई बार जब जैसे पूजा मिश्रा का ही केस है, शी वाज नॉट हर्ड, तो उन्होंने खुद वीडियोस बनाए, तो लोगों ने क्या उनको मेंटल करा, फ्रस्ट्रेटेड। लोगों का क्या है, कुछ लोगों ने इस तरह से, हाँ, मेरे केस में बोलते रहते, सबको बोलते हैं ये, अगर इनकी सच्चाई, इनको आईना दिखा दो, इनकी सच्चाई बता दो, तो ये कहते हैं पागल है, इसका दिमाग खराब है, हाँ ये मेंटल है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरे बारे में तो बोलते हैं कि ही इज़ अ मैड गाय, तो मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स बेटर टू बी मैड देन बीइंग बैड एंड सैड। जो तू है, हाँ ठीक है, ओके, आई एम मैड, बोल अब क्या, यू आर बैड एंड यू आर सैड,
हाँ, तेरी तो रातों की नींद हराम कर रखी है सलमान मैंने। तो ये है। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये मैंने सोचा जरूर है बहुत बाद में, नहीं, सिर्फ मुझे और सबके सामने, क्योंकि उन्हें मुझे नीचा दिखाना था। ही वॉज सेंडिंग अ मैसेज टू एवरीबडी who is the boss. This was his way of establishing that I am alpha, I am the dominant, I am directing it. The director should be on the side. तो पब्लिक के सामने इनको जलील करना अपने डायरेक्टर को, इससे बताते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, हम बॉस हैं। ये चक्कर है, क्योंकि और कोई जलील नहीं होता था, सिर्फ मैं। और ये किस्सा मैंने बॉडीगार्ड के सेट पे सिद्दीक के साथ भी सुना, क्योंकि उसमें भी एक एक्शन एडिटर जो है वो दबंग का ही एडिटर था, वो मेरा स्टूडेंट है। उसको ये दबंग से की वजह से उसको बुला लिया था एक्शन एडिट करने। तो वो भी आके बताता है, सर वो तो सिद्दीक को भी लोडू बोलता है। और ये आई थिंक इसका स्टाइल है, बाकी डायरेक्टर्स बताएंगे ये कैसे बिहेव करता है उनके साथ, कि हर सेट पे डायरेक्टर को जलील करो अपने डायरेक्टर्स को। हाँ, ये इसका स्टाइल है। ये कभी आपने अपोज नहीं किया, अरबाज को नहीं कहा? क्या अपोज करोगे यार? मैं 34 साल का 33 साल का बच्चा था जो सिर्फ फिल्म बनाना चाहता था। तो कोई कुछ भी बोले, मैं तो इतना डिटरमिन्ड था कि कैसे भी करके मुझे फिल्म बनानी है, अपनी जिंदगी बनानी, कि इस कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। इसके कुछ बोलने से कोई हो जाता है क्या? और इसके संस्कार पता चलते हैं इसकी जबान से, इसके मुंह से क्या निकलता है इसकी इसलिए मुझे इसको गाली देने के लिए आज मम्मी से परमिशन लेनी पड़ी। मेरे अपनी माताजी से पूछा कि मम्मी कुछ दिन भाषा बिगड़ेगी, और इसका पर्पस है क्योंकि इसको यही भाषा समझ में आती है। तो मैं इसको मैसेज दे रहा हूं कि ना, तू जो करता है, जिस दिन हम उतर आए तेरे तरीके पे, तो तेरा जो हश्र होगा ना सलमान खान, वो नस्लें याद रखेंगी, समझा? घंटा फैन से कर लो डैमेज, मुझे सलमान खान के फैन से डर नहीं लगता। एक भी फैन नहीं है इसका। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा एक्टर, सुपरस्टार। अरे कौन बोल रहा है इसको अच्छा बेटा? भगवान करे किसी माँ को ऐसा आदमी ना जने। सबसे नालायक औलाद है ये। हाँ, सलीम खान बोल सकते हैं अच्छा बेटा, उनकी तो ये जिहादी लेगेसी आगे बढ़ा ही रहा है। तो उन्हें समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें होती है, तो आपको भी काफ़ी सपोर्ट मिला है, और हमारे साथ ये सारी बातें आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद हमें और भी इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहूँगी, ये मेरे ऑडियंस कहेगी कि उन्हें। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उपलब्ध हूँ, मैं आ जाऊँगा, पर आई होप मेरी बात, आग मैंने लगा दी है भले ही, लेकिन अभी आग बढ़ेगी, और बहुत लोग जिनको किसी रीज़न से डर लगता था, आप आगे आएँ और अपनी अपनी कहानियों के वीडियो बनाएं। आपने जो झेला है कम से कम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। या और आपको भी, फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग, तमाम डायरेक्टर्स हैं, सबके साथ गलत हो रहा है, टेक्नीशियंस के साथ गलत हो रहा है। ये स्टार सिस्टम को डिमोलिश करना चाहिए हमें मिलके। ये सुपरस्टार, स्टार्स ये उपाधि खुद को दे दे के या मीडिया से ले ले के, दीज पीपल डू नॉट डिजर्व इवन 2 रुपीज़, ओके, एंड दे डोंट, ये जो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ सैलरी मांगते हैं, दे डोंट डिजर्व इट। इनसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, ट्रेंड एक्टर्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एक्टर्स, फॉरेन से पढ़ के आए एक्टर्स, बहुत अच्छे, इनसे बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग अवेलेबल हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको
डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आई नीड मोर पीपल. और भी डायरेक्टर्स बाहर आगे आएँ, स्टोरी राइटर्स आगे आएँ, बताएं कैसे उनके आइडियाज़ चोरी होते हैं और एक्सपोज करें. अब आग लग गई है तो लग गो, आर पार की लड़ाई है, वरना सारी ज़िंदगी इन्हीं गधों को झेलना पड़ेगा हम लोगों को. और मेरा क्या है, मैं तो 12 साल से फिल्म नहीं बनाई, कुछ तो करके खा ही रहा हूँ. हाँ, इनके आगे तो हाथ फैलाया नहीं मैंने, तो मैं आगे भी जी लूँगा. अभिनव कश्यप जी ने हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके साथ जो कुछ इस इंडस्ट्री में रहते हुए हुआ उसके बारे में बहुत कुछ बताया है. कोई भी अगर अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है. इसके अलावा खान परिवार के लिए जो कुछ इन्होंने कहा है और जो कुछ आरोप लगाए हैं, अगर उसका जवाब देने के लिए खान फैमिली से भी कोई आना चाहता है तो बॉलीवुड ठिकाना उनका वेलकम करता है. बॉलीवुड ठिकाना इसी तरह से आपको लोगों की जिंदगी से जुड़ी असली कहानियां बताता रहेगा. जुड़े रहिए.